हिंदी व्याकरण जानने के लिए हमें भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और हम लोग समूह में रहना पसंद करते हैं। एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के सहयोग के बिना हमारा जीवन कठिन हो जाता है। अपने समाज में रहते हुए अपने मन के भावों और विचारों को हम व्यक्त करते हैं। एक दूसरे से अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनते हैं। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा के मूल में ध्वनि होता है। ध्वनि अर्थात आवाज, इसका उच्चारण नाक और मुंह के माध्यम से किया जाता है। ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं और ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा भाग यानी सबसे छोटी इकाई, वह उसे अक्षर कहते हैं, यानी वह वर्ण कहलाता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। सार्थक और निरर्थक, निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं है, वह शब्द नहीं कहलाता है। सार्थक मेल से जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं। तो अक्षरों का एक ऐसा मेल जिसका अर्थ हो, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। व्यवस्थित रूप में जब हम वर्णों को रखते हैं तो वह उसका एक अर्थ होता है, वह शब्द बनता है। और शब्दों को सही क्रम में यानी व्यवस्थित रूप में और सार्थक रूप में जब रखते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्षर से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से वाक्य का निर्माण होता है। जिस माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, वह माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से दो तरह से किया जाता है। एक जिसमें हम लोग बोलते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है और वह उसका जवाब बोलकर देता है और तब हम उसे सुनकर समझते हैं। व्यवहार में यह ज़्यादातर होता है और अपने मन के भावों को हम बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरा सुनकर समझता है। तो बोलना और सुनना, यह पहली दो क्रियाएं हैं जो भाषा का माध्यम बनती हैं। दूसरा माध्यम जो है वह है लिखकर व्यक्त करना। हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। किताबों में लेखक लिखता है और उनके बातों को हम लोग पढ़कर समझते हैं। यह लिखित माध्यम है। तो भाषा का दो रूप है, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो इस प्रकार से मौखिक भाषा की परिभाषा हो गई, बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना ही मौखिक भाषा का रूप, मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करना, यह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का विविध रूप हमारे भारत में तथा विदेशों में हिंदी से जिस भाषा का बोध होता है उसके भारत में कई रूप प्रचलित हैं। सुविधा के लिए हम लोग इसे निम्नलिखित रूपों में विभाजित कर सकते हैं। व्यावहारिक और संपर्क भाषा भारत के जनसाधारण और विभिन्न भाषाभाषियों के
भाषा जो यानी उनके व्यवहार की भाषा जो है वह संपर्क भाषा कहलाती है, जिससे हम एक दूसरे जो हम लोगों के बीच में सामान्य भाषा, सबकी अपनी अपनी बोलियां होती हैं, लेकिन सभी कोई जो एक भाषा को समझते हैं जिसके द्वारा मनुष्य आपस में संपर्क में रह सकते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। मानक हिंदी भाषा। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ 300 सक्रिय भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं और बोलियां बोली जाती हैं। कहा जाता है कि कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, यानी 4 कोस की दूरी पर पानी का स्वाद, पानी बदल जाता है और 8 कोस की दूरी पर भाषा बदल जाती है। कहने का अर्थ है कि जगह जगह की बोलियां, जगह जगह की का भाषा अलग अलग है। क्षेत्रीय, स्थानीय, राजकीय, प्रांतीय प्रभाव जो है वह बोली का भाषा पर पड़ता है और उसके लिखित रूप पर भी पड़ता है। नए प्रयोग होते हैं। भाषा का निरंतर प्रसार और औद्योगिकरण, वैश्वीकरण के कारण लिपि और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अनेक प्रचलित रूप के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का मानक रूप माना जाता है। यानी जो प्रचलित रूप है, कहने का अर्थ है अनेकों प्रचलित रूप के स्थान पर जो रूप अलग अलग है, वह उसके स्थान पर एक रूप निर्धारित कर देना ही वह भाषा का एक मानक रूप माना जाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड कहते हैं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पर विचार करना प्रारंभ किया और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी मानकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए अनेक संस्तुतियाँ दी। जैसे हड्डियाँ को डॉडा संयुक्त देकर लिखते हैं और डॉहलंत देकर के भी इस प्रकार से हड्डियाँ लिखा जाता है। चिन्ह में ह के अंदर में नौ लगा रहता है, यहाँ पर डॉ के नीचे डॉ लगा हुआ है। इसे इस प्रकार से डॉहलंत, डॉहर्षिकार या हड्डियाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चिन्ह ह के अंदर में लिखा जाता था, उसे बदलकर सामान्य यानी कि वह उसे सरल किया गया। चिन्ह ह के नीचे हलंत देकर के लगाते हैं। दीजिए को इस प्रकार से य एकार के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाने लगा। पहले जो लिखते थे इस तरह से र और व की तरह ख लिखते थे, तो उसे ख इस प्रकार से जोड़कर लिखा गया। छ में विसर्ग छह को छह कहते, इस प्रकार से छह लिखते हैं। तो हिंदी भाषा एवं लिपि को मानकीकरण करने में बहुत मदद मिली। आज देश भर में हिंदी का यही रूप प्रचलित हो रहा है। हिंदी भाषा हमारे लिए मातृभाषा है, यह हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा अब किसे कहते हैं? मातृ अर्थात माँ, और भाषा बोली गई अर्थात माँ के द्वारा बोली गई जो भाषा है वह मातृभाषा कहलाती है। माँ अथवा परिवार से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। बंगला बोलने वाले परिवार में उनकी मातृभाषा बंगला होती है। तमिल भाषी की मातृभाषा तमिल है। बच्चा अपने परिवार में मातृभाषा को सीखता है। बालक मातृभाषा के माध्यम से ही रीति रिवाज, परंपराओं और आदर्शों और जीवन के मूल्यों को सीख पाता है। इसलिए मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व भारत में बहुत ही ज़्यादा है। उत्तर भारत में यह मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। हम सभी इसे मातृभाषा के रूप में जानते हैं और यह हमारी मातृभाषा है।
राजभाषा कहने का अर्थ शासन की भाषा यानी राजकीय कामकाजों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त होने के कारण से हिंदी भाषा को राजभाषा भी कहा जाता है। संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र, जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है और हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। फिर देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखा गया उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती वहाँ हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में उसका अनुवाद भेजा जाता है। राजकीय कामकाजों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रावधान है, लेकिन हिंदी भी, जो भी हम कहीं भी किसी भी चीज़ का के लिए आवेदन करते हैं उसमें आवेदन में देखेंगे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का फॉर्मेट बना रहता है। तो उसमें रहता है जहाँ पर हिंदी लोग नहीं समझ सकते हैं वह अंग्रेजी के माध्यम से उसका अनुवाद किया हुआ रहता है, फॉर्मेट बना रहता है, उसके अनुसार प्रारूप के अनुसार से हम लोग उसमें भर सकते हैं, लेकिन वह राजकीय कामकाजों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हों, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में मान्य हो। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक है। निस्संदेह इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। वास्तव में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा है, यही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर प्रत्येक राज्यों के अधिकतर लोग हिंदी बोलते, समझते और लिखते हैं। संविधान के द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता मिली है वे भाषाएं इस प्रकार से हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हुआ है। भाषाओं का जो नाम है वह परीक्षाओं में आता है, इसलिए किन भाषाओं को कौन सी 22 भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, तो वे भाषाएं होंगी असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, जिसको ओडिया भी कहते हैं, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वह बोली कहलाता है। अपने छोटे से समुदाय में हम जिस भाषा के रूप का प्रयोग करते हैं वह बोली कहलाता है। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। क्षेत्र में बहुत से लोगों की भाषा को स्थानीय बोली कहा जाता है। वह एक विशेष प्रकार के समुदाय में ही बोला जाता है और समझा जाता है। सभी सामान्य रूप से सभी उसे नहीं समझ सकते। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता है, यह किसी न किसी भाषा के व्याकरण पर आधारित होता है और उसके अनुसार से बोला समझा जाता है। यदि एक से अधिक स्थानीय बोलियों को मिला दिया जाए तो उससे मिलने के बाद एक उपबोली का निर्माण होता है, और जब एक से अधिक स्थानीय बोलियां आपस में मिल जाती हैं तो कुछ भाषाएं जैसे कुछ बोलियां जैसे मिलने के बाद वह उसे उपबोली कहते हैं। एक से अधिक बोलियों के मिलने से उपभाषा का निर्माण होता है। स्थानीय बोली अगर मिल जाए तो वह उपबोली होगी, और अगर एक से अधिक बोलियां मिल जाए तो वह उपभाषा बनती है। इस तथ्य को इस उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे
हिंदी क्षेत्र में एक भाषा, हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियां हैं और एक बोली में कई उपबोलियां हैं। जैसे बुंदेली बोली के अंतर्गत लोघांती, राठौड़, पंगवारी आदि यह सब उपबोलियां आती हैं जो बुंदेली बोली के अंतर्गत में आती हैं। यदि बुंदेली बोली को अधिकतर लोग प्रयोग में लाने लगते हैं तो उसमें साहित्य की रचना की जाती है, तो उसे उपभाषा कह दिया जाएगा। अगर बुंदेली बोली का प्रयोग ज़्यादातर लोग करने लगे तो उसमें साहित्य की रचना यानी कविता कहानियों की रचना उसमें की जाने लगे तो उसे उपभाषा कह दिया जाएगा। अर्थात जब बोली या उपबोली के किसी रूप में साहित्य का सृजन किया जाने लगे तो वह उपभाषा कहा जा सकता है। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है यानी व्यापक होता है। जब वह उपभाषा एक सामान्य भाषा का रूप ले लेती है तभी उसे हम भाषा कह सकते हैं। यानी साहित्य का होना बोली के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाषा का के रूप में परिवर्तित होने में वह उपभाषा बनती है और उपभाषा साहित्य अगर बोली ज़्यादातर लोग बोलने लगे और उसका प्रयोग करने लगे तो वह उपभाषा बन जाएगी और उपभाषा का क्षेत्र धीरे धीरे जब व्यापक हो जाता है तो वही भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं जब एक सीमित क्षेत्र में भाषा के अनेक स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र प्रांत के अनुसार से एक ही बोली अगर अलग अलग प्रांत में अलग अलग रूप में यानी अलग अलग रूप में बोली जाती है, स्थानीय रूप जो विकसित होते हैं तो उसे बोली कहते हैं। जैसे मारवाड़ी, मगही, गढ़वाली, इस प्रकार से यह सब बोलियां हैं। से पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी का निर्माण जो हुआ है, जैसे हरियाणा में जाएं तो हरियाणवी वहाँ के हिंदी में हरियाणा की बोली का जो है वह स्वर मिलता है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, इन सभी के मिलने से पश्चिमी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडियाली, यह सब जो है पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में राजस्थानी उपभाषा राजस्थानी है जिसमें जयपुरी, मालवी, मेवाती और हाड़ौती यह सब बोलियां इस उपभाषा में आती हैं, राजस्थानी उपभाषा में। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी में। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही, इन भाषाओं में हिंदियों का समावेश होता है या बिहारी हिंदी में। बोली और भाषा में अंतर, बोली और भाषा में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। वह अंतर सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक रूप से होता है। मुख्य अंतर इस प्रकार से है, बोली किसी एक भाषा का अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है जबकि बोलचाल में बोली का प्रयोग किया जाता है। यानी बोलने में सिर्फ बोलचाल में किया जाता है, इसमें साहित्य लिखा नहीं जाता है। लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, कह लेते हैं, समझ लेते हैं। तो और जो लोग बोला करते हैं उनकी बोलियां जिन्हें आती हैं वह अपनी बोली में उन्हें समझाया करते हैं। तो यह समझा जा सकता है, लेकिन इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती है। साहित्य रचना भाषा में होती है, उपभाषा में भी साहित्य की रचना की जा सकती है। भाषा व्याकरण सम्मत होता है। भाषा का दर्जा तभी मिलता है साहित्य को, वह साहित्य तब तक उपभाषा होती है जब वह व्याकरणिक शुद्धिकरण उसमें होता है। उसका अपना हर एक भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे हिंदी भाषा का हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजी व्याकरण है। इस प्रकार से सभी भाषाओं का व्याकरण है अपना। इसलिए भाषा व्याकरण सम्मत होती है, लेकिन बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता है।
हाँ, इसमें से कुछ जो हैं वह भाषाएं वह अपवाद है, जिसमें कि जो शुद्धिकरण के अनुसार से उसका हम कह सकते हैं जो है ज़्यादातर बोली जाती हैं, लेकिन उसका वह किसी न किसी भाषा पर आधारित होता है। उनका व्याकरण, अपना व्याकरण उस भाषा का नहीं होता। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र के लोगों में तो बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह जब क्षेत्र के बाहर जाते हैं तो वह भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों के इस क्षेत्र में अंगिका बोली हम लोग बोलते हैं, अपने घरों में बोलते हैं, लेकिन जब हम अपने घरों के बाहर जाते हैं, जब दूसरी बोलियों के समुदाय के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हमारी भाषा मातृभाषा अर्थात हिंदी भाषा है। तो इस प्रकार से हम अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जिस भाषा को वह समझ सकता है और वह बोल सकता है। भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित होता है। अपने सामने बैठे व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं तो मौखिक ध्वनियों का मदद लेते हैं, तो वह स्वर जो हमारे मुख से निकलता है वह उसे सुनकर समझता है हमें क्या बोलना है, वह उसके अनुसार से हम बोलते हैं जो वह समझ सके। तो सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे वह समझ सकता है और समझकर बोलता है। लेकिन अगर दूर बैठे लोगों से हम अपने मनोभाव से परिचित कराना चाहेंगे तो वहाँ मौखिक रूप के कुछ निश्चित चिन्ह द्वारा नियमों में बांधकर लेखनीबद्ध कर दिया जाता है, वह लिपि कहलाता है। अर्थात लिखने का ढंग, अगर कोई हमारे निकट में है उसे हम बोलकर अपने मन के भावों को व्यक्त कर देते हैं, लेकिन जो हमसे दूर बैठा है, दूर में है, बहुत दूर है, तो वहाँ तक अपने मन की बातों को, मन की बोलियों को पहुँचाने के लिए हमें लिखना होता है। और एक ढंग, जिस ढंग से हम लिखते हैं वह प्रचलित ढंग होता है, और उस ढंग को वह पढ़ सके और पढ़कर समझ सके। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे भाषा में कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, यह 4 क्रियाएं भाषा में मुख्य रूप से होती हैं, जिसमें हम एक विशेष रूप से, विशेष ढंग से, विशेष तरीके से हम लिखते हैं। मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है, एक विशेष रूप से जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो वही लिपि कहलाती है। इसे सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, लिखने की जो विधि है, उसे लिपि कहते हैं। जैसे फ्रेंच भाषा वह रोमन लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। जब आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में एक कॉलम होता है, वहाँ लिपि, जब हिंदी लिखें तो उसमें आप देवनागरी लिखते हो, जब इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट के विषयों का जब आप परीक्षा देते हो तो उसमें आप रोमन लिखते हो, वहाँ पर कॉलम बना होता है। बोर्ड परीक्षाओं में यह कॉलम होता है, उसमें वहाँ अंग्रेजी माध्यम में है। जैसे इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप अंग्रेजी का दो या ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब का दोगे, वहाँ पर आप रोमन लिखोगे। सिर्फ हिंदी में देवनागरी लिखाएगा। अगर कोई हिंदी मीडियम से दे रहा है तो वह सभी में देवनागरी का प्रयोग करेगा। तो अंग्रेजी में भी रोमन होता है, फ्रेंच की लिपि भी रोमन है, और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है, मराठी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी में ही लिखा जाता है। हम लिख सकते हैं, लेकिन समझना हमारे लिए वह तभी आसान है अगर हम वह मराठी जानते हैं तो, यानी हिंदी की तरह ही लिखा जाता है मराठी भी। तो मराठी भी देवनागरी में लिखा जाता है। तिब्बती का उछेन है, सिहली, अम्बुगीडा और नेपाली भी देवनागरी में लिखा जाता है। चीनी भाषा
चीन की भाषा कांजी या कना है और जापानी हांजी है। फ्रेंच, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, मराठी, देवनागरी, तिब्बती, उच्छेन, सिंहली, अबुगिड़ा, नेपाली, देवनागरी, चीनी, कांजी या कना भी कहते हैं उसे, और जापानी हांजी। भारत की प्राचीन लिपियां में भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्रह्मी लिपि है। ब्रह्मी लिपि का देवनागरी रूप है। यह अ पहले ऐसे लिखा जाता था, यह अ अब ऐसे लिखा जाता है, यह इस तरह से होता था, यह इस प्रकार से होता है, और जो द पहले ब्रह्मी लिपि में इस प्रकार से लिखते थे वह इस प्रकार से होता। यहाँ सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसमें ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। राजा के द्वारा दी गई आज्ञा वह ब्रह्मी लिपि में लिखी गई है। उसका दृश्य यहाँ दिखाया गया है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्रह्मी लिपि है। इसी लिपि में अशोक स्तंभ में जो शिलालेख, सब बहुत सारे शिलालेख वहाँ लिखे गए हैं, जो जमीन के अंदर से भी खुदाई में भी बहुत सारी शिलाएँ भारत में मिली हैं जो ब्रह्मी लिपि में लिखी गई हैं, जो इस साक्ष्य को देती हैं कि वह सबसे प्राचीनतम लिपि भारत में वह ब्रह्मी लिपि है। उसकी भाषा प्राकृत है, लेकिन लिपि का नाम ब्रह्मी है। इस ब्रह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और देवनागरी लिपि इसी से बनी है। ब्रह्मी लिपि के अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि भी राजाओं ने अपने शिलालेखों में प्रयुक्त किया है। वर्तमान समय में भारत के अधिकांश भारतीय भाषाओं में मराठी, बंगला, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती आदि की लिपि देवनागरी ही मानी जाती है, जो निरंतर विकसित होती गई और उसने क्षेत्रीय आधार ले लिया और अपने उस आधार पर वह लिखी जाने लगी है। लेकिन सभी भाषाओं का आधार देवनागरी लिपि को ही माना जाता है। यूरोप की भाषाओं की लिपि रोमन ही स्वीकार की गई है। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा किसी में कोई चिन्ह, विशेष चिन्ह ऊपर में लगता है, लेकिन उसका भी आधार रोमन है। उसी प्रकार से हमारी भारतीय सारी भाषाओं का जो आधार है वह देवनागरी लिपि है। व्याकरण और साहित्य के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को सुनें और समझें, भाषा क्या है समझें।